नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो अपार्टमेंट में रहने वाले लगभग हर किसी के मन में सवाल उठाती है, और वो है हमारे मंथली मेंटेनेंस बिल पर लगा हुआ जीएसटी। है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग? तो कोई बात नहीं, आज इसी गुत्थी को एकदम आसान भाषा में मिलकर सुलझाते हैं। हम सबके साथ होता है ना, जब मेंटेनेंस बिल आता है तो बाकी सब तो ठीक है, पर एक अमाउंट पर आकर नजर अटक जाती है, जीएसटी। और दिमाग में आता है कि भाई इन सर्विसेज के लिए टैक्स क्यों? तो चलिए आज इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं और सारे नियमों को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि हर मेंटेनेंस बिल पर जीएसटी लगाना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तब लागू होता है जब दो खास शर्तें एक साथ पूरी होती हैं। जी हाँ, और यही सबसे जरूरी बात है। इसे आप एक डबल लॉक सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक शर्त पूरी हो गई और जीएसटी लग गया। नहीं, दोनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आपकी सोसाइटी मेंटेनेंस पर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकती। तो सवाल यह है कि आखिर ये दो शर्तें हैं क्या? तो पहली शर्त है हर मेंबर का मंथली कंट्रीब्यूशन, मतलब आपके फ्लैट का जो मासिक मेंटेनेंस चार्ज है वो 7,500 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 7,500 है या उससे कम तो पहली शर्त यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब आता है वो छोटा सा शब्द जो सारा खेल बदल देता है, और इसका मतलब है कि सिर्फ पहली शर्त पूरी हो जाना ही काफी नहीं है। इसके साथ साथ एक दूसरी शर्त का भी पूरा होना उतना ही बल्कि बराबर का जरूरी है। और ये दूसरी शर्त है आपकी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या आरडब्ल्यूए का टोटल एनुअल टर्नओवर, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में सभी मेंबर्स से मिलने वाला कुल मेंटेनेंस और जो भी दूसरी इनकम है वो सब मिलाकर 20 लाख रुपये से ज्यादा होनी चाहिए। तो चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये सारे नियमों का निचोड़ है। पहली लाइन को देखिए, अगर महीने का चार्ज 7,500 से ज्यादा है और सोसाइटी का सालाना टर्नओवर भी 20 लाख से ज्यादा है तो ही और सिर्फ तभी जीएसटी लगेगा। यही वो अकेली सिचुएशन है जहां जवाब हाँ है। अब बाकी तीन देखिए, किसी में चार्ज कम है तो किसी में टर्नओवर कम है। अगर इन दोनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो जवाब हमेशा नहीं होगा, जीएसटी लागू नहीं होगा। सिंपल। अच्छा, अब बात करते हैं टैक्स कैलकुलेशन की, जहां सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। बहुत लोगों को ये लगता है कि टैक्स तो सिर्फ 7,500 रुपए के ऊपर वाले अमाउंट पर लगता है। क्या ये सच में ऐसा है? ये सवाल बहुत उठता है। जैसे मान लीजिए किसी का मेंटेनेंस बिल 9,000 रुपए है, तो क्या जीएसटी सिर्फ ऊपर की 1,500 रुपए पर लगेगा या फिर पूरे के पूरे 9,000 पर? तो इसका जवाब है एक बड़ा और क्लियर एनो, जी नहीं। ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है इस पूरे मामले में। नियम एकदम साफ है, अगर आपका मेंटेनेंस चार्ज 7,500 की लिमिट को पार कर गया तो जीएसटी सिर्फ ऊपर के अमाउंट पर नहीं बल्कि पूरी की पूरी रकम पर लगेगा। इस उदाहरण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए मंथली मेंटेनेंस है 9,000 रुपए, इस पर लगेगा 18% जीएसटी, तो 9,000 का 18% हुआ 1,620 रुपए, यानी टोटल बिल बनेगा 10,620 रुपए। जैसा कि हम देख सकते हैं, टैक्स पूरे 9,000 रुपए पर कैलकुलेट हुआ है, ना कि सिर्फ 1,500 पर। चलिए, अब जब हमें बेसिक नियम समझ आ गए हैं तो कुछ खास सिचुएशंस की बात करते हैं जो अक्सर सवाल बनकर सामने आती हैं, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। सिंकिंग फंड्स, इस पर हमेशा थोड़ी बहस रहती थी, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र और कर्नाटक की अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी एएआर ने इस पर तस्वीर एकदम साफ कर दी है। उनका कहना है कि ये भविष्य की सर्विसेज के लिए एक तरह का एडवांस पेमेंट है, इसलिए अगर वो दो मेन शर्तें पूरी हो रही हैं तो इस पर भी जीएसटी लागू होगा। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, अगर एक ही सोसाइटी में किसी के एक से ज्यादा फ्लैट्स हैं तो क्या होगा? इसके लिए हम सीधे वित्त मंत्रालय के सर्कुलर को देखते हैं, जो साफ साफ कहता है कि ये जो 7,500 रुपए की लिमिट है वो हर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए अलग अलग लागू होगी। इसका मतलब बहुत सीधा है, हर फ्लैट को एक अलग यूनिट की तरह देखा जाएगा। तो अगर किसी के पास 2 फ्लैट हैं और दोनों का मेंटेनेंस अलग अलग 7,500 से कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा, भले ही दोनों को मिलाकर टोटल 7,500 से ज्यादा क्यों ना हो जाए। और बिजली पानी के बिल का क्या? यहाँ एक बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे कहते हैं प्योर एजेंट। हिसाब बहुत सिंपल है,
अगर आपकी RWA आपसे बिजली का ठीक उतना ही पैसा ले रही है जितना बिल बिजली कंपनी ने भेजा है, तो वो सिर्फ एक मीडियम है, एक प्योर एजेंट है और इस पर कोई GST नहीं लगेगा। लेकिन अगर RWA ने उस बिल में अपना कोई चार्ज जोड़ा है तो फिर GST पूरे अमाउंट पर 18% की दर से लगेगा। अब एक मिनट के लिए सोसाइटी के एंगल से देखते हैं, क्या RWA के पास इस GST के बोझ को थोड़ा कम करने का कोई तरीका है? जवाब है हाँ, और इससे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC। इसका मतलब ये है कि अगर कोई RWA GST के तहत रजिस्टर्ड है तो वो सोसाइटी के कामों के लिए खरीदे गए सामान और सेवाओं पर दिए गए GST को वापस क्लेम कर सकती है, जैसे जनरेटर, पानी के पंप, रिपेयरिंग का काम या फिर सिक्योरिटी सर्विसेज। इन सब पर जो GST दिया गया है उसका क्रेडिट मिल जाता है, जिससे आखिर में मेंबर्स पर पड़ने वाला बोझ कुछ हद तक कम हो सकता है। चलिए, तो इतनी सारी बातचीत के बाद आखिर वो कौन सी 3 सबसे जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है? एक क्विक रिकैप करते हैं। बस ये 3 नंबर दिमाग में रखिए, यही पूरी कहानी का सार है। पहला, 7,500 रुपये प्रति फ्लैट की मंथली लिमिट। दूसरा, RWA के लिए 20 लाख रुपए की एनुअल टर्नओवर लिमिट। और तीसरा, अगर ये दोनों लिमिट पार होती हैं तो 18% की GST दर। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि ये एक डबल लॉक सिस्टम है। 7,500 रुपए और 20 लाख रुपए, जब ये दोनों ताले एक साथ खुलेंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी 18% GST पूरी मेंटेनेंस की रकम पर लागू होगा। तो अब जब सारे नियम बिल्कुल साफ हैं, अगली बार जब आपके हाथ में मेंटेनेंस बिल आए तो उसे एक नई नज़र से जरूर देखिएगा। क्या सारे हिसाब किताब इन नियमों के हिसाब से सही है? क्योंकि जानकारी होना ही सबसे बड़ी पावर है।